हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से ज्योग्राफी भूगोल समकालीन भारत भाग 1 से पाठ 2 अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जिन बोर्ड्स व विद्यालय में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, यह चैप्टर उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए अध्ययन करते हैं। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, और कुछ सिलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। विद्यार्थियों, भारत एक विशाल भूभाग है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों के निर्माण तथा संशोधन से हुआ है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इन भौगोलिक आकृतियों के निर्माण को व्याख्यायित करने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव पैदा होता है। इसके परिणामस्वरूप बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। बच्चों, आमतौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला है आपका अभिसारी परिसीमा, दूसरा है अपसारी परिसीमा, तीसरा है रूपांतर परिसीमा। तो पहला हम देख लेते हैं अभिसारी परिसीमा क्या है। तो कुछ प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं और अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। जैसे ये देखिए, प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 है। ये वाला प्लेट इधर की तरफ जा रहा है और ये वाला प्लेट इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये अभिसारी परिसीमा का निर्माण कर रही हैं। और दूसरा आपका है बच्चों अपसारी परिसीमा। तो कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें देखिए, ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये अपसारी परिसीमा का निर्माण कर रही हैं। और नेक्स्ट है आपका रूपांतर परिसीमा। तो रूपांतर परिसीमा में क्या होता है बच्चों, 2 प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं, तब या तो ये टकराकर टूट सकती हैं अथवा एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। जैसा कि ये प्लेट दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के समीप तो आती हैं, और क्या होता है जब टकराती हैं, दोनों जब टकराती हैं, या तो क्या होता है वो टूट जाती हैं, ये टूट जाएंगी, या तो एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी, या तो फिर एक यदा कदा एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करती हैं तथा रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। देखिए, ये प्लेट इधर की तरफ जा रही है और ये प्लेट ऊपर की तरफ, मतलब ये क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रहे गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में बदलाव आया है। भारत का वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इन तरह की गतियों से प्रभावित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। गोंडवाना भूमि। विद्यार्थियों, यह प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। हमारा देश भारत सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक भाग था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र आता है। संवहनीय धाराओं ने भूपरपटी को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट
गोंडवाना भूमि से अलग होने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के फलस्वरूप यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से जाकर के टकरा गई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित भू अभिनति के अवसाद चट्टान वलित होकर के हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के तौर पर विकसित हो गए। विद्यार्थियों, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण, जिससे कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। समय के साथ साथ यह द्रोणी उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों की अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस तरह जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। आइए अब हम भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण को जान लेते हैं। विद्यार्थियों, भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। लगभग छह प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत की भू आकृतियों को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा। विद्यार्थियों, आइए अब हम इस मैप के माध्यम से भारत के प्राकृतिक भागों को देखते हैं। तो पहला भाग जो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। तो बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद है बच्चों उत्तर का विशाल मैदान। तो ये वाला क्षेत्र सभी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बच्चों है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र है पूरा, जिसमें दक्कन का पठार है। और बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्र है, भारतीय मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है बच्चों। उसके बाद बच्चों आइए आगे देखते हैं। तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र में बच्चों ये वाला पोर्शन पूरा तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट है बच्चों, छठा पार्ट जो है वो है द्वीप समूह। तो यहाँ पर बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ लक्षद्वीप समूह है। बच्चों, आप इस मैप में भी देख करके समझ सकते हैं। आइए अब एक एक करके सभी भागों का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, पहला पार्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। बच्चों, अपने पूरे देशांतरी विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या बृहत हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। विद्यार्थियों, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमान है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब इसका दूसरा पार्ट है हिमांचल या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला
सबसे अधिक असमान है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। विद्यार्थियों, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमाचल में पाए जाने वाले दर्रे काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा स्थित हैं। विद्यार्थियों, इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसी का तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। विद्यार्थियों, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। इन उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय का नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम में पूर्व के तक मुख्यतः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है तथा काली तथा तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत ही आती है। आइए हम हिमालय श्रृंखला में स्थित सभी चोटियों को क्रमवार देखते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। यह भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है, जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। उसके बाद मकालू पर्वत है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। उसके बाद धौलागिरी है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। उसके बाद नंगा पर्वत है, जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत है, जो कि नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी है, जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। उसके बाद कॉमेट है, जो कि भारत में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। उसके बाद नामचा बरुआ है, जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और इसके बाद है गुरुला मंधाता, जो कि नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। विद्यार्थियों, ये हिमालय के कुछ ऊंचे पर्वत शिखर हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट है उत्तरी मैदान। यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु,
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है तथा इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। विद्यार्थियों, नदियां जो है अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। विद्यार्थियों, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। विद्यार्थियों, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में 2 आबों की संख्या अधिक है, बहुत अधिक है। नेक्स्ट है बच्चों, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट है इसका तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। आकृतिक विभिन्नता जो है के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं बच्चों? भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो आइए एक एक करके इनके बारे में भी समझ लेते हैं। पहला है भाबर। तो नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर्वतपाद पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जो कि सिंधु से लेकर के तीस्ता तक के रूप में विस्तृत है। यह कंकरीला और पारगम मैदानी भाग है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ व अन्य पथरीले अवसादों के हिमालय से उतरते समय निक्षेपण से होता है। इसे भांबर के नाम से जाना जाता है। सभी नदियां इस भांबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों तराई। तो इस अर्थात शिवालिक पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण महीन बालू और कीचड़ से होता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। नेक्स्ट है बच्चों बांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है, जिसका विस्तार 2 नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। विद्यार्थियों, इसकी ऊंचाई खादर की तुलना में अधिक होती है। ये बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित होते हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं और खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों खादर। यह नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है, जिसकी ऊंचाई बांगर से कम होती है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से के निक्षेपण के कारण इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। विद्यार्थियों, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल खादर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं।
प्रायद्वीपीय पठार। यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। विद्यार्थियों, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठार को दो मुख्य भाग हैं, जो कि मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार क्या है। तो पहला है आपका मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय हैं। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। विद्यार्थियों, पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उसमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं, जैसे अनाई मुंडी 2695 मीटर। बच्चों 2695 मीटर है ये, आप ठीक है, तथा डोंडा बेटा 2633 मीटर। और अब आते हैं पूर्वी घाट, देखते हैं बच्चों। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जो कि 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जाबेड़ी की पहाड़ियां हैं। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं। आइए अब हम भारतीय मरुस्थल के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित
गर्म एवं उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु व बहुत कम प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियां दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, जिसे हम बरकान कहते हैं, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर में बरकान के समूह को देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम पांचवा भाग तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुई है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यह मैदान उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में केरल में समाप्त होता है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग मुंबई तथा गोवा को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसके उत्तरी भाग में 2 खाड़ी हैं, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। पूर्वी तटीय मैदान इस मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के मध्य सुवर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। उत्तरी भाग गोदावरी व महानदी डेल्टा के बीच का मैदान है, जिसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को हम, जो कि तमिलनाडु का तटीय मैदान है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश तथा कावेरी डेल्टा जो कि तमिलनाडु में है। विद्यार्थियों, पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों में के डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी व कृष्णा नदियों की डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है। चिल्का झील, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील, तो चिल्का झील, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। तो चिल्का झील और पुलिकट झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण हैं, जो कि लैगून का उदाहरण है। तो बच्चों, लैगून क्या होता है? तो समुद्री तटों के किनारे पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील या तालाब हों, लैगून कहलाती है। इस प्रकार की जल संरचना समुद्र किनारे पर स्थित रेतीले टीलों या कोरल चट्टानों के बीच बनी होती हैं। विद्यार्थियों, आपको इस मैप में समझाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये गोवा है बच्चों। ये ब्लैक में जो है गोवा है, ये आपका गोवा है। इस गोवा का आधा भाग ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये कोंकण तट है। और काठियावाड़ तट बच्चों, यहाँ से लेकर के ये पूरा इधर का ये काठियावाड़ तटीय मैदान है, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद बच्चों, यहाँ से आधा गोवा से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कर्नाटक, ये यहाँ तक ये जो है कन्नड़ तटीय मैदान है। ये कन्नड़ तट है, यूँ कहेंगे। मालाबार तट बच्चों, यहाँ से देखिए ये पूरा केरल वाला पोर्शन ये मालाबार तट के अंतर्गत आता है। उसके बाद बच्चों, पूर्वी घाट में, ये तो पश्चिमी घाट का है बच्चों। उसके बाद पूर्वी घाट की पूर्वी तटीय मैदानों में हम देखते हैं बच्चों, कोरोमंडल तट है, ये यहाँ पर है।
ये कोरोमंडल तट है और उत्तरी सरकार मैदान ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमारा जो लास्ट पार्ट है बच्चों, छठा भाग जो है वो द्वीप समूह है। आइए अब द्वीप समूह के बारे में देखते हैं बच्चों। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो आइए पहले हम लक्षद्वीप के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो लक्षद्वीप पहला है आपका लक्षद्वीप समूह। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है जो कि अरब सागर में स्थित है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम जो है बदल करके वो लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, वह इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह का पर जो है पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। तो पिटली द्वीप कहाँ पर है? ये लक्षद्वीप में है। आइए बच्चों अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों का समूह है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने वन पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्शशू आकार वाले रोधिका होते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।